नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जहां हर सबूत कुछ और कहता है और सच कुछ और होता है। एक बंद कमरे में हुई हत्या पुलिस और जासूसों के लिए बन जाती है सबसे बड़ी पहेली। आखिर जब कोई अंदर आया ही नहीं तो कातिल कौन था? जानने के लिए सुनिए रोमांच, सस्पेंस और रहस्यों से भरी कहानी द इम्पॉसिबल मर्डर। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप सिर्फ ऑडियो सुनना पसंद करते हैं और वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप मुका या स्नैपट्यूब जैसे ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी द इम्पॉसिबल मर्डर। 8-1 साल का पहला दिन जैन निवास में हाहाकार मचा हुआ था। कोई सिसक रहा था, कोई रो रहा था, कोई जोर जोर से अपनी छाती पर हाथ मारता हुआ आर्तनाद कर रहा था। मगर कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो गमजदा होने का महज नाटक भर कर रहे थे। क्या करें, दुनियादारी निभानी पड़ती है। परिवार के सदस्यों के अलावा वहां दर्जनों की तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिनमें सिपाही, हवलदार, एसआई, इंस्पेक्टर, एसीपी और डीसीपी के नाम शुमार होते थे। 2 अन्य लोग भी थे जो खबर मिलते ही भागे भागे वहां पहुंच गए थे। पहला इलाके का निगम पार्षद अमिश भार्गव और दूसरा हाई कोर्ट जज रविंद्र कौशिक। 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर ईव पर वहां जश्न मनाया गया था, जो बीती रात 11 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक निर्बाध चलता रहा था। उसके बाद बिस्तर पर पहुंचकर नींद के हवाले होते होते किसी को 4 तो किसी को 5 बज गए। ऐसा में उनका देर तक सोते रहना लाजमी बात थी। मगर नौकर देर से सोने के बावजूद वक्त पर उठकर अपने काम धंधे में लग गए, इस बात का खास ख्याल रखते हुए कि कोई बड़ी आहट न होने पाए, क्योंकि उससे मालिकन की नींद में खलल पड़ सकता था। जो डांट खाने की वजह बन जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए सबके सब बहुत सावधानी बरत रहे थे। अमरीश और नैना साफ सफाई में जुटे थे। खानसामा महेंद्र त्रिपाठी किचन में काम कर रहा था। घर की सबसे कम उम्र और खूबसूरत नौकरानी तवन्या उसके करीब खड़ी चाय पी रही थी। ड्राइवर कंपाउंड में खड़ी गाड़ियों को थो पोंछकर चमकाने में जुटा था, जिनकी संख्या 4 थी। 2 नौकर काम में उसकी मदद कर रहे थे। गेट पर खड़ा दरबान नरेंद्र कुशवाहा, जो किसी सिक्योरिटी कंपनी से न होकर डायरेक्ट हायर किया हुआ गार्ड था, हथेली पर तंबाकू रगड़े जा रहा था, जबकि दूसरा गार्ड राम खेलावन उस वक्त सर्वेंट क्वार्टर में सो रहा था। 8:30 बज गए। तवन्या चाय का खाली हो चुका कप सिंक में रखती हुई खानसामे से बोली, समझ नहीं आ रहा बड़े साहब को डिस्टर्ब करूं या न करूं। कहीं जग गए हों और मैं चाय लेकर जा पहुंचूं तो आसमान सिर पर उठा लेंगे, और ना जगे हों मैं दरवाजा खटखटा दूं तो भी वही होना है। 2 बार पहले भी तो ट्राई कर चुकी है। हाँ, लेकिन तब दरवाजे पर बहुत हौले से दस्तक दी थी। इतना धीरे कि साहब जग रहे हों तो उन्हें खबर लग जाए, सो रहे हों तो उनकी नींद न उछटे। तो तीसरी बार भी वही कर जो पिछले 1 घंटे में 2 बार कर चुकी है। मतलब जाकर हौले से दरवाजा नॉक कर, भीतर से कोई रिस्पांस मिल जाए तो ठीक, वरना दोबारा मत खटखटाना। उसके बाद भी वह तुझे कुछ कहेंगे तो मैं हूं ना। आपके होने से वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे? तवन्या ने बड़े ही भोलेपन से पूछा। नहीं कहने से तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता, लेकिन इतना फिर भी बता दूंगा कि तू चाय लेकर गई बराबर थी, लेकिन साहब ने दरवाजा नहीं खोला था। ठीक है, फिर बना दीजिए। 5 मिनट में चाय तैयार हो गई।
महाराज ने उसे एक डिजाइनर टी प्लेटर में उड़ेला। एक तस्तरी में 5 शुगर फ्री बिस्कुट रखे। फिर दोनों चीजों को एक ट्रे में रखने के बाद एक खाली कप भी रख दिया, जो तश्तरी और प्लेटर वाले सेट का ही हिस्सा था। तेरा ऑर्डर तैयार है बच्ची, कहते हुए महेंद्र त्रिपाठी ने ट्रे तवन्या को थमाया। फिर किचन टॉवल उठाकर उसके निचले हिस्से को अच्छी तरह से साफ कर दिया। ये अलग बात थी कि वह पहले से ही साफ था। थैंक यू त्रिपाठी जी, तवन्या थोड़ा मुस्कुराती हुई बोली, फिर किचन से बाहर निकल गई। आगे उसने सीढ़ियों का रुख किया और पहली मंजिल पर पहुंची, जहां दाईं तरफ आखिर वाला कमरा घर के मुखिया भूपेंद्र जैन का बेडरूम था। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने ट्रे को बाएं हाथ की हथेली पर टिकाया और दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर दरवाजे को बस एक बार नॉक करके छोड़ दिया। कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना ही कोई आहट उसके कानों तक पहुंची। क्या उसे दोबारा दरवाजा खटखटाना चाहिए, उसने खुद से पूछा। और नहीं तो क्या, बड़े साहब इतनी सी बात पर गोली थोड़े ही मार देंगे कि उसने 2 बार दरवाजा खटखटा दिया था। मतलब जवाब भी खुद सोच लिया। तत्पश्चात थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार बैक टू बैक 2 बार दी और कान भीतर से उभरती किसी आहट पर टिका दिए। कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या हुआ तवन्या, किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। सुनकर उसने दाईं तरफ देखा तो भूपेंद्र जैन के बड़े बेटे ईशान को अपने बेडरूम के बाहर खड़ा पाया। बाप बेटों के बेडरूम के बीच बस एक कमरा था जो घर की पुरानी, ना इस्तेमाल में आने वाले सामानों से भरा पड़ा था। गुड मॉर्निंग सर, वह मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। बड़े साहब के लिए चाय लाई थी, पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ, लेकिन साहब जी तो लगता है अभी सो रहे हैं। जरूर सो रहे होंगे, बीती रात 3-4 बजे तक तो हम सब जागते ही रहे थे। एक काम कर, चाय तू मेरे हवाले कर दे और नीचे जाकर काम धंधा देख। खामख्वाह पापा को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर वह ईशान के करीब पहुंची और हाथ में थमी ट्रे को वहीं फर्श पर रखकर खाली कप को चाय से भरा। फिर बिस्कुट वाली प्लेट खाली करके कप उसमें रख दिया। तत्पश्चात वह उठी और तश्तरी समेत चाय का कप उसे थमाती हुई बोली, रोज 7:30 बजे उठ जाते हैं न बड़े साहब, इसलिए मैं सोच रही थी कहीं लेट हो गई तो गुस्सा करेंगे। डोंट वरी, वैसा कुछ हुआ तो मैं बता दूंगा कि उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। थैंक यू सर। अब नीचे जा और महाराज से बाकी लोगों के लिए चाय बनाने को बोल, क्योंकि सब उठ चुके हैं। मेरा मतलब है इधर उधर के कमरों से आहट सुनाई देने लगी है। ठीक है सर, कहकर वह बच्चों की तरह फुदकती हुई सीढ़ियां उतरती चली गई। भूपेंद्र जैन 55 साल का नाजुक तंदुरुस्ती वाला बड़ा बिजनेसमैन था। साहिबाबाद में उसकी फोम बनाने वाली बड़ी कंपनी थी, जिसके 2 पार्टनर्स में से एक उसका छोटा भाई आकाश जैन और दूसरा वह खुद था। पार्टनरशिप के लेवल पर दोनों ने अच्छा मुकाम हासिल किया था, मगर सगे भाइयों जैसी कोई बात उनके बीच अब नहीं रह गई थी, क्योंकि रिश्तों में माधुर्य सालों पहले गायब हो चुका था। दोनों पूरे दिन दरियागंज के इलाके में स्थित B.A डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम के अपने ऑफिस में बैठे रहते थे, मगर सालों से चाय भी शायद ही कभी इकट्ठे बैठकर पी हो। मतलब एक दूसरे से बेजार थे, मगर बस इतना ही कि एक भाई को दूसरे से कोई लगाव नहीं था, ना कि उनके बीच रंजिश जैसी कोई बात थी। भूपेंद्र जैन के 2 बेटे ईशान और आभास थे, जबकि आकाश जैन की बस एक लड़की थी, आयशा, जिसकी कई साल पहले शादी हो गई थी। आज की तारीख में वह अपने पति के साथ कनाडा में सेटल थी।
जहां से 2 साल में बस एक बार ही इंडिया आ पाती थी। ईशान को चाय देकर तवन्या वापस किचन में लौटी तो पाया कि त्रिपाठी पहले से ही ढेर सारी चाय चूल्हे पर चढ़ाए बैठा था, जो कि बस बनने ही वाली थी। वह इंतजार करने लगी। फिर जैसे ही चाय तैयार हुई, महाराज ने एक बड़ा प्लेटर लबालब भरा और 6 कपों के साथ ट्रे में रखता हुआ बोला, अब बाकी लोगों को देकर आ। देख कौन जग गया है और कौन अभी सोया पड़ा है। बड़े साहब अभी भी सो रहे हैं। अच्छा, फिर उनकी चाय किसे दे आई? खुद तो नहीं पी गई होंगी? बेवकूफ, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उसे शुगर फ्री डालकर तैयार किया था, और वह बात तू भी अच्छे से जानती है। तो क्या हो गया? शुगर का मरीज चीनी की चाय पिए तो नुकसान है। ठीक ठाक आदमी शुगर फ्री वाली चाय पी ले तो क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है, बस स्वाद में वो मजा नहीं आता जो चीनी की चाय में आता है। इसलिए जिसे देकर आई है वह शिकायत कर सकता है कि चाय अच्छी नहीं बनी है। जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, ना कि तुझ पर। समझ गई? हाँ समझ गई। लेकिन चिंता मत करिए त्रिपाठी जी, ईशान साहब जानते हैं कि वह चाय मैं बड़े साहब के लिए ही लेकर गई थी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि शुगर फ्री से चाय का टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, नहीं होता तो सही। अब जाकर अपना काम कर और कतरनी पर थोड़ा काबू पाना सीख, वरना इस घर में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। 6 महीनों से टिकी ही हूं। मैंने कहा ज्यादा दिन, मतलब सालों तक। बहुत परवाह है आपको मेरी। हाँ है, क्योंकि तू अभी बच्ची है, बल्कि तेरे अंदर मुझे अपनी बेटी दिखाई देती है जो अभी 17 की है। मतलब तेरे से 1-2 साल ही छोटी होगी। मैं 22 की हूं। ठीक है, 5 साल छोटी। चल अब काम पूरा कर जाकर। गैस बंद मत करना, क्योंकि चाय कम पड़कर रहनी है। नहीं करूंगा। तवन्या ने ट्रे उठाया और किचन से निकल गई, जो ड्राइंग रूम के बाएं हिस्से में ओपन किचन था, जबकि उसके ठीक सामने दाईं तरफ गेस्ट रूम था, जहां उस वक्त घर का एक खास मेहमान अपनी बीवी के साथ ठहरा हुआ था। ईशान का साला अमित अग्रवाल और उसकी वाइफ आरुषि। दरवाजे पर पहुंचकर तवन्या ने हौले से दस्तक दी और इंतजार करने लगी, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। जो दरवाजा खोला गया था ही किसी ने उसे वेट करने को कहा। उसने फिर से दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से, क्योंकि घर के मालिक जितना लिहाज उसे मेहमान का नहीं था। लेकिन दरवाजा तो फिर भी नहीं खुला। तब उसने तीसरी बार थोड़ा जोर से दरवाजा भड़भड़ाया और जवाब न मिलने पर वहां से हटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पहली मंजिल पर पहुंची तो पाया कि ईशान अभी भी बाहर ही खड़ा था। अंजना को चाय दे दे, वेट कर रही है। सुनकर वह दरवाजा नॉक करके उसके बेडरूम में दाखिल हो गई। भीतर ईशान की बीवी अपने बेटे के साथ लेटी सी बैठी मोबाइल पर आंखें फोड़ रही थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तवन्या उसे चाय देकर बाहर निकली और दूसरे कमरे के सामने पहुंची, जो कि ईशान के छोटे भाई आभास जैन का बेडरूम था। वहां भी बस आभास की वाइफ कणिका ही मौजूद थी। उसका अभिवादन करके तवन्या ने उसे चाय दी। फिर आभास के बारे में पूछा तो पता लगा वह अभी अभी नीचे चला गया था। सुनकर वह कमरे से निकलकर आगे बढ़ी तो गलियारे में खड़ा ईशान थोड़ा उच्च स्वर में बोला, बुआ जी को डिस्टर्ब मत करना, अभी पूजा कर रही हैं। ठीक है सर, कहकर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। नीचे पहुंची तो आभास जैन ड्राइंग रूम में सोफे पर पसरकर टीवी पर न्यूज देखता मिला। चाय लेंगे सर? हाँ दे दो।
सुनकर उसने हाथ में थमी ट्रे को सेंटर टेबल पर रखा और प्लेटर से उड़ेलकर भाप उगलती चाय को एक कप में भरकर उसके सामने रख दिया। फिर किचन में जाकर महाराज के पास खड़ी हो गई। दे आई सबको, जो जगह था दे आई। अमित साहब और आरुषि मैम को नहीं दिया। सो रहे हैं तो उसमें मैं क्या करूं? घर के मेहमान हैं तवन्या, जा एक बार और ट्राई कर लो। सुनकर वह फिर से गेस्ट रूम के सामने पहुंची और 2-3 बार जोर से दरवाजा खटखटा दिया, मगर जवाब इस बार भी नहीं मिला, जो उसकी निगाहों में हैरानी वाली बात बराबर थी। मुर्दे से शर्त लगाकर सोया जान पड़ता है कमीना, उसने सोचा और वापस किचन की तरफ लौटने लगी। तभी 40 पार की उम्र वाली एक महिला सीढ़ियां उतरती दिखाई दी। वह सावित्री अग्रवाल थी, घर के मालिक की इकलौती मगर विधवा बहना, जिसे नीचे पहुंचता देखकर तवन्या ने बिना कहे ही एक कप में चाय उड़ेलकर सेंटर टेबल पर रख दिया। जिस घर का जिक्र हो रहा है वह साउथ दिल्ली के कालकाजी इलाके में 5000 स्क्वायर फीट में बना बड़ा ही खूबसूरत मकान था, जिसकी इमारत 2 मंजिलों तक उठी हुई थी और कंपाउंड इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ 10 गाड़ियां बड़े ही आराम से खड़ी की जा सकती थीं। बाहर बाउंड्री वॉल में गेट के बाईं तरफ संगमरमर का बना नेम प्लेट लगा था, जिस पर मोटे अक्षरों में जैन निवास और नीचे उस घर का पोस्टर एड्रेस A101 कालकाजी नई दिल्ली 110019 लिखा था। नेमप्लेट के बगल में एक कॉल बेल लगी थी, जिसकी प्रत्यक्षतः कोई जरूरत नहीं दिखाई देती थी। इसलिए नहीं क्योंकि वहां हर वक्त एक गार्ड तैनात रहता था, जो भीतर से इजाजत लिए बिना किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलता था। नौकरों के लिए कंपाउंड में सर्वेंट क्वार्टर बने थे, जहां से वह सुबह 7 बजे घर के भीतर कदम रखते थे और आम दिनों में रात के 11 बजे तक अपना काम खत्म करके सर्वेंट क्वार्टर में सोने के लिए चले जाते थे। मगर बीती रात वो सब निर्धारित वक्त से बहुत बाद में वहां से निकले थे, क्योंकि 3-3:30 बजे पार्टी खत्म होने के बाद साफ सफाई में जुट गए थे, जिसमें घंटा भर से कम का समय तो क्या लगा होगा। हॉल के दरवाजे को भीतर से बंद कभी नहीं किया जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि तब नौकरों को सुबह अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ता, बेल बजानी पड़ती, जिसे पसंद करने वाला वहां कोई नहीं था। यानी बीती रात भी वह दरवाजा हर वक्त खुला ही रहा था। देखते ही देखते 10 बज गए, मगर किसी का खास ध्यान इस बात की तरफ नहीं गया कि घर के मेहमान अभी तक गेस्ट रूम से बाहर नहीं निकले थे और परिवार के मुखिया, जो रोज सुबह 7:30 बजे बेड टी लेता था, वह भी आज घोड़े बेचकर सो रहा था। उस बात की तरफ सबसे पहले ध्यान अंजना जैन का गया। वह नहा धोकर तैयार होने के बाद नीचे पहुंची तो अपने भाई और भाभी को वहां न देखकर तवन्या से उस बारे में सवाल किया। फिर ये सुनकर हैरान रह गई कि दोनों ने अभी तक गेस्ट रूम से बाहर कदम भी नहीं रखा था। वह गेस्ट रूम के सामने पहुंची और पहले धीरे से, फिर जोर से, उसके बाद और ज्यादा जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, मगर जवाब नहीं मिला। तब उसने अपने भाई अमित के नंबर पर कॉल लगाई। घंटी बजने की आवाज कमरे से होकर तुरंत उसके कानों तक पहुंचने लगी, मगर अटेंड नहीं की गई। बखत ही उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से भर उठा। फिर उसने अपने हस्बैंड ईशान को वहां बुलाकर उस बारे में बताया, तो उसने भी दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। कई बार अमित और आरुषि को नाम लेकर भी पुकारा, मगर जवाब हासिल नहीं हुआ। तब तक घर के तमाम सदस्य और नौकर चाकर वहां इकट्ठे हो चुके थे। जरूर कुछ गड़बड़ है, अंजना घबराए लहजे में बोली। इतनी गहरी नींद भी भला सोता है कोई? फिर आरुषि तो कुत्ते की नींद सोती है।
जरा सी आहट पर उठकर बैठ जाती है। आप खामख्वाह चिंता कर रही हो भाभी, आभास बोला। रात को अमित बहुत पी गया था और सोने के लिए भी 3:30 बजे के बाद दोनों इस कमरे में पहुंचे थे, इसलिए गहरी नींद में होंगे। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आरुषि भी नशे में धुत थी। अंजना उसे घूरती हुई बोली, नहीं उतना तो नहीं पिया था, मगर डांस खूब किया था आपकी बहन ने। ऐसे में थककर चूर हो जाना क्या बड़ी बात है, और इंसान जब थका हुआ होता है तो यूं ही घोड़े बेचकर सोता है। नहीं, इतनी गहरी नींद कोई नहीं सोता कि बुरी तरह दरवाजा भड़भड़ाने पर भी आंख न खुले। इसलिए बात कुछ और है। हो सकता है दोनों की तबीयत खराब हो गई हो। फिर तो आप ही बताइए कि क्या करें। कमरे में कोई खिड़की रोशनदान तो है नहीं जहां से झांक कर भीतर देखा जा सके? तोड़ दो, वह निःसंकोच बोली। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ईशान थोड़ा चिल्लाकर बोला। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि दोनों बस गहरी नींद में हैं, ना कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। थोड़ा वेट कर लो, उठ जाएंगे। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है, जो ये नहीं सोच रहे कि उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। लड़ना बंद करो यार, आभास थोड़ा झिड़कर बोला। जब देखो तुम दोनों शुरू हो जाते हो। दरवाजा ही तो है, तोड़ देते हैं, बाद में लगवा देंगे। अरे बात को समझ यार, ईशान बोला। दोनों मियां बीवी हैं, भीतर जाने किस हाल में होंगे? ऐसे में दरवाजा तोड़ना क्या तुझे ठीक लगता है? लगता तो नहीं है, लेकिन भाभी की चिंता भी नहीं कही जा सकती, इसलिए दरवाजा तोड़ देते हैं। हाँ, इस बात का ख्याल रखेंगे कि एकदम से पूरा न खुल जाए। फिर भाभी जाकर देख आएंगी कि क्या बात है। ठीक है, कर जो मन में आए, लेकिन उससे पहले एक बार और खटखटाकर देख लो। सुनकर आभास दरवाजे तक और जोर जोर से अमित आरुषि के बारे में लगातार दस्तक देने लगा, मगर जवाब हासिल नहीं हुआ। तब उसने पूरी ताकत से लात दरवाजे पर जमाई। सर्दी का मौसम, ऊपर से पैर उसने पूरे जी जान से दरवाजे पर मारा, इसलिए अब यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका घुटना टूट गया हो। मारे दर्द के बुरा हाल हो उठा, आंखें भर आई। फिर ईशान ने उसे संभाला और ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। किसने कहा था हीरो बनने को? अरे मुझे क्या पता था कि तेरा पैर क्या स्टील का बना था। मजाक मत कर यार, लगता है कोई हड्डी टूट गई है। खामख्वाह की आशंका मत पाल, वैसा कुछ नहीं हुआ है। दर्द इसलिए है क्योंकि घुटने को झटका लगा है। थोड़ी देर बैठा रहेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और जा हुआ तो मैं बढ़िया वाली बैसाखी मंगाऊंगा तेरे लिए। तू भाई है न मेरा। हाँ, तभी तो बढ़िया बैसाखी की बात कर रहा हूं। सुनकर दर्द से कराहता आभास एकदम से हंस पड़ा। अब जाकर दरवाजा तोड़वा, वरना कहीं सच में अमित और आरुषि को कुछ हो गया तो भाभी जिंदगी भर तुझे माफ नहीं करेंगी, क्योंकि अड़ंगा बस तू ही लगा रहा है। 1.5 लाख का दरवाजा है यार, ईशान धीरे से बोला। चाहे 1.5 करोड़ का ही क्यों न हो, तोड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तोड़े देते हैं, कहकर ईशान एक बार फिर गेस्ट रूम के दरवाजे पर पहुंचा। एक बार फिर उसने जोर जोर से दस्तक दी। फिर नौकरों को आदेश दिया कि गेट तोड़ दे, मगर इस सावधानी के साथ तोड़े कि वह एकदम से पूरा न खुल जाए, जबकि अच्छी तरह जानता था कि वह असंभव बात थी। मगर जोर की चोट के बाद उसे पूरा खुलने से नहीं रोका जा सकता था। नौकर तुरंत अपने काम में जुट गए।
दरवाजा मजबूत कम और नक्काशी ज्यादा था, इसलिए 8-10 ढंग की चोट पड़ते ही पल्ले और चौखट के बीच गैप दिखना शुरू हो गया, जिसका मतलब बनता था कि उनकी ताकत काम कर रही थी। उसी दौरान ड्राइवर आलोक यादव जाकर गाड़ी से टायर लीवर उठा लाया और उसे वहां दिखाई दे रहे गैप में फंसाकर दूसरी तरफ दबाव बना ही रहा था कि तभी दरवाजा एकदम से खुल गया। सब हकबकाए से वहां खड़े अमित अग्रवाल को देखते रह गए। क्या हुआ? वह बौखलाया सा बोला। तुम्हारी बहन को लगा था कि तुम निकल लिए दुनिया से, ईशान हंसता हुआ बोला, इसलिए लाश को बाहर निकालने के लिए दरवाजा तुड़वा रही थी। कभी तो अच्छा बोल लिया कर। अमित थोड़ा झुंझला सा उठा। अच्छा बोले? साले पिछले घंटे भर से हमारा ये सोचकर दम निकला जा रहा था कि कहीं तुम दोनों को कुछ हो तो नहीं गया, और तू मुझे अच्छा अच्छा बोलने की नसीहत दे रहा है। 1 घंटे से वह हकबकाया। और नहीं तो क्या? दरवाजा भड़भड़ाकर हर कोई तंग आ गया था, इसलिए अब हम इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। भला ऐसे भी सोता है कोई? आमतौर में इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोता। साले तेरी परवाह किसे है? मैं तो अपनी खूबसूरत सतलज के बारे में सोच सोच कर अधमरा हुआ जा रहा था और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि भीतर बस आरुषि ही सही सलामत मिले। बस बहुत हो गया ईशान, अंजना थोड़ा गुस्से से बोली, ऐसी अशुभ बातें भी करता है कोई? फिर उसने अपने भाई से पूछा, तुम दोनों दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैंने मोबाइल पर भी कॉल लगाई, पता ही नहीं लगा दीदी, और आरुषि तो अभी भी सो ही रही है। लगता है रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी। आरुषि ने? नहीं, उसने तो बस 2 पैग लिए थे छोटे वाले। फिर भी मुर्द से शर्त लगाकर सो रही है। ईशान बीच में कूद पड़ा, कहीं तूने ड्रिंक में कुछ मिलाकर तो नहीं पिला दिया था उसे? पागल हुआ है? कहता हुआ वह वापस मुड़ा और बेड के करीब पहुंचकर बीवी को आवाजें लगाने लगा, मगर वह नहीं उठी। तभी ईशान और अंजना भी उसके करीब पहुंच गए। अलबत्ता किसी और ने उनके पीछे भीतर दाखिल होने की कोशिश नहीं की। आरुषि की सांसें चल रही थीं। इसका पता उसकी उठती गिरती छातियों को देखकर ही लग गया, जिनका बहुत सारा हिस्सा खुले गले के टॉप से बाहर को उमड़ आया था। और इस वक्त ईशान की निगाहें वहीं टिकी हुई थीं। झुका तो दोनों भाई बहन का ध्यान उस तरफ नहीं गया। अमित ने बीवी को आवाजें लगाईं, जोर से उसे झकझोर भी दिया, मगर वह नहीं उठी। पानी लेकर आ, ईशान अपनी बीवी से बोला, जल्दी कर। सुनकर वह अटैच्ड बाथरूम में पहुंची और वहां से पानी का जग भर लाई। ईशान ने मग उसके हाथ से लिया, आरुषि के मुंह पर छींटे मारने लगा, फिर उसके पूरे चेहरे को पानी से तरबतर कर दिया। लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, वह ज्यों की त्यों पड़ी रही। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूं। हॉस्पिटल क्यों न ले चलें? अमित ने पूछा। डॉक्टर को करीब से ही आता है भाई, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। फिर वह कहेगा कि अस्पताल ले जाना जरूरी है तो ले चलेंगे, वरना खामख्वाह क्यों परेशान करें बेचारी को। ईशान ने जेब से मोबाइल निकाला और डॉक्टर नितिन भटनागर को फोन लगाकर तुरंत अपने घर पहुंचने को कह दिया, जो कि उनका फैमिली डॉक्टर था और कालकाजी के ही इलाके में एक बड़ा नर्सिंग होम चलाता था। वह सचमुच 5 मिनट में ही वहां पहुंच गया, क्योंकि अभी घर पर ही था और घर वहां से एक गली छोड़कर दूसरी गली में था। हाथ में एक बैग लटकाए वहां गेट में दाखिल हुआ, जहां घर के लोगों और नौकरों को गेस्ट रूम के सामने खड़ा देखकर उधर ही बढ़ गया। क्या हो गया? भीतर पहुंचकर उसने ईशान से पूछा। वो तो आप बताएंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि हम तो बस इतना जानते हैं कि ये उठ नहीं रही, बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं उठ रही।
सुनकर वह बेड के करीब पहुंचा, पेशेंट की नब्ज चेक की, आला लगाकर दिल की धड़कनें जांची, फिर बारी बारी से दोनों आंखों को खोलकर देखा और बोला, सब ठीक है। मेरा मतलब है इन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें डॉक्टर की जरूरत हो। तो फिर बेहोश क्यों हैं? आप लोगों को नहीं पता? अरे हमें कैसे पता होगा? मैंने सोचा कहीं गिर गई होंगी मैडम। ऐसा कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर। ओह, फिर तो लंबी जांच करनी होगी, जैसे कि ब्लड टेस्ट, एमआरआई, ईसीजी। किसी और टेस्ट की जरूरत पड़ी तो वह भी कहकर उसने पूछा, किसी को पता है रात में क्या खाया था मैडम ने? बहुत कुछ खाया था और सब उल्टा सीधा ही था, क्योंकि सुबह 3 साढ़े 3 तक पार्टी चलती रही थी और उस दौरान इसने टुकड़ों में ही सही 2 घंटा डांस तो यकीनन किया होगा, ईशान ने बताया। 2 स्मॉल पैग विस्की के भी लिए थे। ओह, फिर तो गहरी थकान का भी असर हो सकता है, मगर टेस्ट फिर भी करने पड़ेंगे, ये जानने के लिए कि बेहोशी की वजह कुछ और तो नहीं है। आप बस इसके होश वापस लौटाइए डॉक्टर साहब, अंजना बोली। टेस्ट के लिए हम इसे बाद में ले आएंगे आपके पास, जिसकी जरूरत बराबर दिखाई दे रही है, क्योंकि अनाप शनाप खाकर कोई बेहोश नहीं हो जाता। दीदी ठीक कह रही हैं, अमित बोला। उल्टा सीधा खाने से तो मोजन, वोमिटिंग, पेट में दर्द वगैरह होते सुना है डॉक्टर, लेकिन लोगों को बेहोश होते नहीं देखा कभी। नहीं, बेहोशी से मेरा मतलब सिर्फ गहरी नींद से था। बेहोशी जैसी गहरी नींद जो कई बार डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ाने से भी आ जाया करती है, लेकिन ये किसी बड़ी बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। इसलिए ब्लड टेस्ट और एमआरआई जरूरी है। हम करा लेंगे, अभी तो बस किसी तरह इसे होश में ले आइए। एक आखिरी सवाल पूछिए, मैडम प्रेग्नेंट तो नहीं है? नहीं, अमित ने बताया। ठीक है, पंखा चलाइए और बेड से थोड़ा दूर हटकर खड़े हो जाइए, कहकर डॉक्टर ने सबसे पहले पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर कुछ इंजेक्शन दिए और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। 20 मिनट बाद उसने आंखें खोली, इधर उधर देखा, फिर चौंकाती हुई उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर ना तो कोई कमजोरी दिख रही थी, ना ही उसे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ थी। कम से कम देखकर तो यही लग रहा था कि वह एकदम भली चंगी थी। क्या हुआ? डॉक्टर को वहां देखकर उसने सवाल किया। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ने हम लोगों की जान निकाल दी, और क्या हुआ ईशान? ब क्या है? एक बार बड़े साहब का भी दरवाजा खुलवा लीजिए न चलकर। अब तो 11:15 बजने को हैं, क्या पता वह भी मैडम की तरह बेहोश पड़े हों। लो, अमित और आरुषि के चक्कर में उन्हें तो भूल ही गए हम, कहकर वह बाहर निकला, जहां आभास अभी भी एक टांग को सेंटर टेबल पर रखे बैठा था। अलबत्ता पहले की तरह दर्द से तड़प नहीं रहा था। आराम मिल गया। जब जाते जाते डॉक्टर ने ये कह दिया कि मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, कहकर उसने पूछा, क्या हुआ था? पता नहीं, आरुषि खुद भी नहीं जानती। मेरे ख्याल से तो थकान का ही असर होगा, और क्या बात हो सकती है। वैसे भी उसने खाया पिया था, वही बाकी सबने भी खाया पिया था। ऐसे में तबीयत खराब होती तो सबकी होती, न कि बस उन दोनों मियां बीवी की। हो सकता है अभी मैं पापा को जगाने जा रहा हूं, देखें वह इतनी देर तक क्यों सोए पड़े हैं। पहले उन्हीं को जगाना चाहिए था यार, इतनी देर तक तो कभी नहीं सोते, भले ही पूरी रात जगे रहे हों। चल मैं भी चलता हूं। किस लिए? वहां भी दरवाजे पर लात मारने का इरादा है?
आभास हंसा, फिर थोड़ा लंगड़ाता हुआ ईशान के कंधे का सहारा लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। ऊपर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी गई। जोर से भड़भड़ाया गया। पापा पापा की गुहार भी लगाई गई, मगर दरवाजा नहीं खुला। मतलब हूबहू गेस्ट रूम वाली ही स्थिति वहां नजर आ रही थी। अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि बीती रात पार्टी में हम जरूर कोई गलत चीज खा गए थे। भले ही उसका असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ, वैसे भी कौन सी चीज किस पर ज्यादा असर करेगी, किस पर कम करेगी और किस पर नहीं करेगी, यह पूरी तरह उसके स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। ज्ञान बांट रहा है भाई। ईशान हंसा। एक बार फोन करके देख, फिर भी नहीं उठावेंगे तो हम दरवाजा तोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। सुनकर ईशान ने बाप के नंबर पर कॉल लगाई। भीतर बजती घंटी की आवाज भी उनके कानों तक साफ साफ पहुंची, मगर भूपेंद्र जैन उठकर दरवाजा खोलने नहीं पहुंचा। ना ही उसकी कोई आवाज सुनने को मिली। तत्पश्चात ईशान ने आवाज लगाकर घर के नौकरों को ऊपर बुलाया और उन्हें दरवाजा तोड़ने को कह दिया। तत्काल दो लोग जोर जोर से अपने कंधे का वार दरवाजे पर करने लगे, जिससे भीतर लगी विटखनी उखड़ जाती और दरवाजा खुल जाता। कुंडी नहीं लगी थी, इसका पता फौरन चल गया। इसलिए चल गया क्योंकि दरवाजे पर प्रहार करने के साथ ही नीचे चौखट और पल्ले के बीच गैप सा बन जाता था, जो कि कुंडी लगी होती तो नहीं बनता। 10 मिनट की कोशिश के बाद आखिरकार विटखनी ने हार मान ली। उसका खावा, जिसमें ऊपरी सिरा जाकर फंसता था, अपनी जगह से उखड़ गया। जिस नौकर ने आखिरी टक्कर मारी थी, वह बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से संभाल पाया, और संभल इसलिए गया क्योंकि मिसे मिसे दरवाजे की चौखट थामने में कामयाब हो गया। भीतर का नजारा हैरत कर देने वाला था। दोनों भाई वहीं खड़े सन्न जैसी स्थिति में पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच रखा बेड खून से रंगा दिखाई दे रहा था। मृतक का छाती से नीचे का हिस्सा कंबल से ढका था और ऊपरी हिस्से पर किसी भी प्रकार का कोई जख्म नहीं था। वह तो जैसे अभी भी सो रहा था। उस शौक जैसी स्थिति से निकलने में दोनों भाइयों को कुछ सेकंड तो लग ही गए। फिर ईशान गला फाड़कर चिल्लाया, पापा, और एकदम से भीतर की तरफ झपटा। तभी आभास ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा भाई, मत जा। क्यों नहीं जाऊं? क्योंकि ये पुलिस का मैटर है। पागल हो गया है। मैं सच कह रहा हूं। उसकी आंखें डबडबा आईं। अरे देखने तो दे कि हुआ क्या है। पहले पुलिस को कॉल कर। आभास उसके हाथों पर अपनी पकड़ सख्त करता हुआ बोला, उनके आने के बाद देखेंगे कि क्या हुआ है। नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। फिर क्या पता अभी वह मरे न हो, जिंदा हो। क्या पता अस्पताल पहुंचकर हम उनकी जान बचा लें। तू पागल हो गया है। समझने की कोशिश कर भाई। अगर पापा पर कोई हमला हुआ है तो हमारे अंदर जाने से एविडेंस बिगड़ सकते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। भूल गया कि कमरा अंदर से बंद था। तो भी मुझे एक वीडियो बना लेने दे प्लीज। साले, हमारा बाप मरा पड़ा है और तुझे वीडियो बनाने की पड़ी है। ईशान प्लीज। वहां पहुंचकर पूरी खामोशी से उनकी बातें सुन रहा अमित अग्रवाल धीरे से बोला, इसकी बात मान लो। ठीक कह रहा है ये। ओके, जल्दी कर, जो करना है, कहकर उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। तत्पश्चात आभास ने पहले तो दरवाजे को चौखट के साथ सटाया, फिर उसे बंद पोजीशन में शूट करने के बाद खोलकर एक लंबी वीडियोग्राफी कर ली। ऐसी शूटिंग जिसमें कमरे का जरा जरा कैद हो गया।
उसके बाद दोनों भाइयों ने एक साथ अंदर कदम रखा। बेड के करीब पहुंचकर ईशान ने एक बार फिर भरे गले से पापा कहा। तभी आभास ने कंबल को थोड़ा ऊपर उठाकर अंदर झांका, फिर पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ा और पिछली रात का सारा खाना पिया वहां उलट दिया। ईशान अभी भी जहां का तहां खड़ा बाप की लाश को देख रहा था। वह नजारा उसने भी देखा था जिसे देखकर आभास को उबकाई आ गई, मगर ईशान पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी आभास वापस लौटा और भाई से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा, यूं जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। जबकि उम्र 25 साल थी। ईशान उससे बस 1.5 साल बड़ा था। अमित अग्रवाल ने एक नौकर को बुलाकर वह जगह साफ कराई जहां आभास उल्टी करके हटा था। फिर उसी ने 100 नंबर पर फोन करके घटना की इत्तिला दे दी। पुलिस ठीक 12:30 बजे जैन निवास पहुंची। 2 सिपाहियों और एक हवलदार के साथ सब इंस्पेक्टर आदित्य अधिसवाल पुलिस जीप से नीचे उतरा तो गार्ड ने बिना कुछ पूछे ही दरवाजा खोल दिया, क्योंकि तब तक उसे घटना की जानकारी मिल चुकी थी। पुलिस टीम ड्राइंग रूम में पहुंची जहां उस वक्त घर में रहता हर शख्स और नौकर मौजूद था। कोई सिसक रहा था, कोई सिसकने की एक्टिंग कर रहा था, जबकि सावित्री तो छाती पीट पीट कर रो रहा था। ऐसे भयानक तरीके से रो रहा था जैसे बाप ईशान और आभास का न मरा हो, उसका मर गया हो। घर के लोगों से उस वक्त सवाल जवाब करना सब इंस्पेक्टर अधिसवाल को उचित नहीं लगा, इसलिए वह किसी और नौकर की तलाश में जुट गया जो उस वक्त दूसरों की तरह आंसू न बहा रहा हो। उस कोशिश में कोई नौकर तो उसे नहीं मिला, मगर सीढ़ियां उतरता अमित अग्रवाल जरूर दिखाई दे गया, जो पुलिस को वहां पहुंच देखकर नीचे चला आया था। मैंने ही पुलिस को कॉल किया था। अमित अग्रवाल साहब? जी हाँ। मरने वाले से आपका संबंध? मेरी बहन के ससुर थे भूपेंद्र जैन साहब। थैंक यू। डेड बॉडी किधर है? फर्स्ट फ्लोर पर उनके बेडरूम में, आइए। तत्पश्चात अधिसवाल ने हवलदार को अपने साथ लिया और सिपाहियों को वहीं रुकने का इशारा करके अमित के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तीनों मरने वाले के बेडरूम के सामने पहुंचे। अधिसवाल ने दरवाजे पर रुककर अपने जूतों पर शू कवर चढ़ाया, हाथों में ग्लव्स पहने। हवलदार ने भी उसका अनुसरण किया और तैयार हो गया। फिर सबसे पहले उस पुलिसिये ने दरवाजे का मुआयना शुरू किया, जिसे देखकर लगता ही नहीं था कि उस पर कोई जोर आजमाइश की गई थी। इसे तोड़ा कैसे आप लोगों ने? 2 नौकरों ने कंधे से धक्का मार मार कर इसे खोला, लेकिन तोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। बस उस धक्के से पीछे लगी विटखनी अपनी जगह से उखड़ गई और दरवाजा खुल गया। कोई भीतर तो नहीं गया था। जैन साहब के दोनों बेटे थे और कोई नहीं गया। नहीं जाना चाहिए था, वह बड़बड़ाया। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन बाप की लाश देखकर दरवाजे पर रुके रह जाने की हिम्मत शायद ही किसी के अंदर होती होगी। अमित थोड़ा तीखे लहजे में बोला, आप लोगों के लिए यह रोज रोज की बात, मगर मरने वाले के बेटों के लिए नहीं थी। इसलिए नहीं रुक पाए वे, सोकर भी नहीं रुके कि क्या पता उनका बाप अभी मरा न हो। आप सामरवाद बात को घसीट रहे हैं अमित जी, जबकि मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि क्राइम सीन पर ज्यादा लोगों की चहलकदमी उसका बेड़ा गर्क कर देती है। सबूत नष्ट हो जाने का खतरा होता है। इतनी मामूली बातें तो आप भी समझते होंगे। डर पढ़ा लिखा इंसान समझता है, और यहाँ भी उस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा गया था। ईशान या आभास ने बस लाश देखी थी, ना कि उसे छुआ या हिलाया डुलाया था।
फिर भीतर दाखिल होने से पहले यहाँ की एक वीडियो भी शूट कर ली थी ताकि पुलिस को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ईशान ने बनाई थी वह वीडियो? जी हाँ, आभास ने बड़ी मुश्किल से ईशान को उस बात के लिए राजी कर पाए थे, क्योंकि भीतर बेड पर खून फैला देखकर वह तो जैसे पागल ही हो उठा था। मगर आभास साहब शांत थे, है न? उसे शांत कहना तो खैर गलत होगा, मगर ये सच है कि ईशान की तरह उसने अपना आपा नहीं खोया था। हाँ, लाश की हालत देखकर उल्टी जरूर कर बैठा था। कहाँ? कमरे के अंदर? नहीं, दरवाजे पर, जिसे मैंने तुरंत साफ कर दिया था। लाश में ऐसा कुछ तो नहीं दिखता जिसे देखकर इंसान उल्टी कर बैठे। वह भीतर की तरफ नजर मारता हुआ बोला, अंदर जाकर देखेंगे इंस्पेक्टर साहब, तो आपका हाल भी आभास से अलग नहीं होगा। हो सकता है पुलिस ऑफिसर होने के कारण आपके भीतर हमसे ज्यादा हिम्मत हो, मगर उबकाई तो फिर भी आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं, कहकर वह अंदर दाखिल हो गया। वह 15 बाई 15 का आयताकार कमरा था, जिसके बीचों बीच रखे किंग साइज पलंग पर घर के मालिक की लाश पड़ी थी, जिसे लाश साबित करती इकलौती चीज बेड पर फैला खून था, जो बेतहाशा बढ़ा दिखाई देता था। बाईं तरफ को एक अटैच्ड बाथरूम था, जिसमें सीपीसी का बना कलशफुल दरवाजा लगा हुआ था। सामने की तरफ दीवार के साथ सटाकर एक बुक सेल्फ रखी थी, जिसके आगे शीशे के टॉप वाली एक मेज और 2 बिना पहियों वाली कुर्सियां रखी थीं। उन कुर्सियों का रुख कुछ ऐसा था कि उनमें से किसी पर भी बैठने के बाद पीठ दरवाजे की तरफ हो जाना तय था। डबल बेड के दोनों तरफ साइड टेबल मौजूद थीं, जिनमें से बाईं तरफ की टेबल पर 2 प्लास्टिक रखे थे, एक दूसरे से साइज में भिन्न और अलग अलग आकार वाले पिलोस का। उनमें से एक का ढक्कन खुला था, जबकि दूसरे का बंद था। जिसका ढक्कन खुला वह साइज में 500 मिलीलीटर लीटर का हो सकता था, जबकि दूसरा 1 लीटर का था। वह बात उसके ऊपर दर्ज थी। छोटे वाले पिलोस्का की एक विशेषता ये भी थी कि वह एकदम नया जान पड़ता था, जिसे देखकर अधिसवाल को यूं महसूस हुआ जैसे उसे कभी इस्तेमाल ही न किया गया हो, मगर किया बराबर गया था, वरना उसका ढक्कन खुला नहीं पड़ा होता। दूसरी तरफ की साइड टेबल पर एक नाइट लैंप रखा था, जो उस वक्त बंद था, और कोई दूसरी लाइट भी वहां नहीं जल रही थी। इसलिए कमरे में दिन के वक्त भी बहुत कम रोशनी दिखाई दे रही थी। सीलिंग के साथ एक पंखा और बेड के सिरहाने वाली दीवार पर स्प्लिट एसी लगी हुई थी। पंखा बंद था मगर एसी ब्लोअर पर चल रहा था, जिसके कारण दरवाजा खुला होने के बावजूद वहां गर्मी का एहसास बराबर हो रहा था। इधर उधर घूमती आदित्य अधिसवाल की निगाह बेड के सिरहाने की तरफ नीचे फर्श पर गिरे मोबाइल से होते हुए एक गिलास पर पड़ी, जो स्टील का था, मगर उससे निकलकर वहां कुछ गिरा नहीं था, वरना अभी भी फर्श पर मौजूद होता। एक जोड़ी स्लीपर दरवाजे से थोड़ा अंदर की तरफ बेड के पायताने रखी हुई थी, और उसकी स्थिति देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे मरने वाले ने वह चप्पल बेड पर बैठकर वहां उतारी थी। इसके अलावा वहां कोई अन्य सामान नहीं था। अधिसवाल ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और कमरे की तस्वीरें लेने लगा। अलग अलग कोनों से अलग अलग तस्वीरें। तत्पश्चात बेड के करीब पहुंचकर उसने लाश के ऊपर पड़ा कंबल कमर तक नीचे खींच दिया। उसके मुंह से सिसकारी सी निकल गई। फिर जोर की उबकाई आई, जिसे वह बामुश्किल रोकने में कामयाब हो पाया। इसलिए हो गया क्योंकि आए दिन लाशों से पाला पड़ता ही रहता था। साथ आए हवलदार का भी हाल उससे जुदा नहीं था, मगर उल्टी तो उसने भी नहीं की।
हाँ, इतना फिर भी किया कि डेड बॉडी पर निगाह पड़ते ही उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। नजारा भयानक और हिलाकर रख देने वाला था। मरने वाले का पेट फटा हुआ था, बल्कि ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि अपनी जगह से गायब था लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लंग्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब पेट में जो कुछ भी मौजूद होता है सब टुकड़ों की सूरत में वहां कंबल के अंदर बिखरे पड़े थे। ऐसे में ये कोई कम हैरानी की बात नहीं थी कि उसका छाती से ऊपर का हिस्सा एकदम सही सलामत था। इस हद तक सही सलामत कि उसे किसी और जगह पर छाती तक कंबल ओढ़ाकर लिटा दिया जाता तो देखकर कोई कह नहीं सकता कि वह शख्स मर चुका था। कितनी भयानक मौत आई थी उसका अंदाजा लगा लेना तो दूर की बात थी। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जनाब, हवलदार बोला, जैसे किसी ने बम से उड़ा दिया हो। लग तो मुझे भी यही रहा है मुकेश, लेकिन यहाँ बम फटा होता तो परिवार के लोगों ने उसका धमाका जरूर सुना होता और उस स्थिति में यह कंबल भी सलामत नहीं मिला होता। मगर ये बम धमाका नहीं होता तो मांस के टुकड़े जो इसकी बॉडी के ऊपर और इधर उधर बिखरे पड़े हैं बारूद से जलने के कारण कालत के दिख रहे होते, जबकि अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेट का नोचकर भीतरी आर्म्स के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ गया हो। इतने टुकड़े की गिन पाना भी संभव नहीं होगा। अगर ये इंसानी कारनामा है सर जी तो कातिल बहुत दिल गुर्दे वाला शख्स होगा, बल्कि साक्षात राक्षस ही होगा, क्योंकि दूसरे किसी के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं आ सकती, कसाई के अंदर आ सकती है। आपका मतलब है ये किसी कसाई का काम है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। चलो अब बाहर चलते हैं, बाकी काम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के फेरे के बाद करेंगे। कहने के बाद वह गलियारे में पहुंचा और थानाध्यक्ष को फोन करके मामले की जानकारी दे दी, जिसने उसे इंतजार करने को कहा और फॉरेंसिक को कॉल करके मामले की सूचना दे दी। फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके उसने अपनी एसीपी का नंबर डायल कर दिया। इसी तरह सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई वह खबर दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कानों तक जा पहुंची। भूपेंद्र जैन कोई आम आदमी नहीं था, जिसकी मौत से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर उसकी लाश का जो भयावह खांचा एसआई आदित्य अधिसवाल ने खींचा था, वह भी बहुत हयल कर देने वाला था। दोनों बातों का मिला जुला असर ये हुआ कि आधे घंटे में खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर भूपेंद्र जैन के घर में खड़ा था, जबकि इलाके के एसीपी और डीसीपी के साथ साथ दर्जन भर पुलिस वाले वहां पहले से मौजूद थे। कमिश्नर और फॉरेंसिक टीम करीब करीब एक साथ वहां पहुंची, जिसके बाद कमिश्नर ने भीतर जाकर लाश का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम को अपना काम शुरू करने की इजाजत दे दी। तत्पश्चात वह सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा और परिवार के लोगों से एक शब्द भी कहे बिना बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। एसीपी और डीसीपी भी उसके साथ बने हुए थे। कुछ समझ में आया। गाड़ी में बैठने से पहले उसने अपने दोनों अफसरों से सवाल किया। नहीं सर, डीसीपी बोला, और लाश की हालत देखकर मुझे अभी से लगने लगा है कि मामले को सुलझाना आसान काम नहीं होगा। सही कहा, डेड बॉडी तो वाकई बड़ी भयानक स्थिति में है, मगर उससे भी ज्यादा उलझाने वाली बात है मकतूल की पीठ का एकदम सही सलामत होना, जिसे ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि कम से कम किसी विस्फोटक का इस्तेमाल तो नहीं ही किया गया होगा। कोई इतनी बुरी तरह किसी के अंग्स भी डैमेज क्यों करेगा सर? अच्छा सवाल है। देखो, क्या पता कातिल अंदर का ही कोई शख्स निकट आया। उस फ्रंट पर भी हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है सर। क्या? दरवाजा अंदर से बंद था। व्हाट? उसे तोड़कर खोला गया था। परिवार के साथ नौकर चाकर भी उस बात के गवाह हैं।
साथ ही छोटे बेटे ने वहां की एक वीडियो भी बना रखी है। वो किस लिए? कहता था बेड पर फैला खून देखकर ही वह समझ गया था कि उसके पापा मर चुके थे, इसलिए भीतर कदम रखने से पहले वीडियोग्राफी कर ली ताकि वहां कोई एविडेंस हो तो उनके अंदर जाने के कारण बिगड़ न पाए। ये तो बड़ी अजीब बात है, इतना कौन सोचता है? नहीं सोचता सर, तभी तो मेरी निगाहों में वह प्राइम सस्पेक्ट है। हो सकता है कत्ल उसी ने किया हो, मगर उससे पहले ये पता लगाना होगा कि कत्ल किया कैसे गया, उसके लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद कहीं जाकर इस सवाल पर विचार करने की बारी आएगी कि कत्ल किसने किया है। अगर फॉरेंसिक वालों ने कोई जवाब खोज नहीं निकाला सर, तो हाँ, सबसे पहले हमें यही पता लगाना पड़ेगा कि जो हुआ वह संभव कैसे हो पाया। डोंट वरी डाउट इट के 90% मामले ऐसे होते हैं जिनमें कैसे हुआ के जवाब में ही किसने किया का उत्तर मौजूद होता है। मतलब दूसरे सवाल का जवाब तलाशने के लिए भटकना नहीं पड़ता। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है कि मीडिया को तब तक कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं करना है जब तक कि आप लोगों की समझ में पूरा मामला नहीं आ जाता, बल्कि ये बात भी अपनी जुबान से नहीं कहनी है कि भूपेंद्र जैन का कत्ल ही किया गया है। यस सर। तत्पश्चात वह अपनी गाड़ी में सवार होने ही लगा था कि तभी एक कार वहां पहुंचती देखकर ठिठक गया। फिर बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, ये कौशिक साहब यहाँ कैसे पहुंच गए? वो कौन है सर? हाई कोर्ट के जज हैं। तभी गाड़ी से उतरकर स्वीड कौशिक उनके सामने आ खड़े हुए। सबने ठोककर उन्हें सैल्यूट किया। फिर कमिश्नर ने पूछा, आप मरने वाले को जानते थे सर? हाँ भाई, बचपन का दोस्त था। ओह, मुझे अफसोस है। होना ही चाहिए, मगर अब क्या कर सकता है? कहकर कौशिक ने पूछा, कुछ पता लगा? अभी नहीं सर, लेकिन आप उनके करीबी थे तो शायद कुछ रोशनी डाल पाएं। फिलहाल तो ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बाद में आ गई तो मैं आपको कॉल जरूर करूंगा। थैंक यू सर। वैसे आखिरी बार आप कब मिले थे जैन साहब से? इत्तेफाक से कल रात 2 बजे तक मैं यहीं था। न्यू ईयर की पार्टी में बुलाया था भूपेंद्र, जो ऐसे में कौन सोच सकता था कि साल का पहला दिन उसके जीवन का आखिरी दिन बन जाएगा। अगर मरने वाले ने पार्टी दी थी सर, तो फिक्रमंद तो वही ही रहे होंगे। जहां अगर ये सोच रहे हैं कि उसे अपनी मौत का अंदेशा था, तो गलत सोच रहे हैं। बहुत दबंग आदमी था भूपेंद्र, जिससे मिलता था उस पर छा जाता था। ऐसे आदमी को पता होता कि कोई उसकी जान लेने पर तुला था, तो वह हंगामा मचाकर रख देता। किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह रही हो, मेरी नॉलेज में नहीं थी। बिजनेस में कोई ऊंच नीच। आप मुझे इंटरोगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सही जगह नहीं है कमिश्नर साहब। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर भी कोई सवाल सूझ जाए तो चाहे भेज दीजिएगा मेरे घर। मैं मिलने से या उसकी बात का जवाब देने से इनकार नहीं करूंगा। थैंक यू सर। तत्पश्चात स्वीड कौशिक गेट के भीतर दाखिल हो गए। कमिश्नर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उसके बाद डीसीपी और एसीपी वापस हॉल में लौट आए। घर की दोनों बहुएं और मरने वाले की बहन सोफे पर बैठी जार जार होकर रोए जा रही थी। सबसे ज्यादा बुरा हाल बहन सावित्री अग्रवाल का था, जिसे भाई के आगे अपनी दुनिया खत्म होती नजर आ रही थी। इसलिए क्योंकि अच्छी तरह जानती थी कि अब उस परिवार में उसे वह मान सम्मान नहीं मिलने वाला था जो अब तक हासिल होता आ रहा था, बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि मरने वाले ने सबको मजबूर कर रखा था कि वे लोग सावित्री की इज्जत करें।
वरना कम से कम बहुएं तो पूरी तरह उसके खिलाफ ही थीं, क्योंकि जब देखो उनकी सास बनने पर तुली रहती थी। आभास जैन अपने बड़े भाई के साले अमित अग्रवाल के साथ किचन के पास खड़ा खुसर फुसर कर रहा था, तो वहीं ईशान जैन और अमित की बीवी आरुषि गेस्ट रूम के बाहर खड़े बातें कर रहे थे, जबकि घर के नौकर इधर उधर निरुद्देश्य से खड़े थे। डीसीपी के एस अल्फोंसे के भीतर पहुंचने के साथ ही पहली मंजिल पर एसएचओ महिपाल सिंह के करीब खड़े एसआई आदित्य अधिसवाल को इशारे से नीचे बुलाया। यस सर। मकतूल के बाद अब घर का बड़ा कौन है यहाँ? ईशान जैन सर, वह मरने वाले का बड़ा बेटा है। किधर है? सामने देखिए, गेस्ट रूम के करीब अपनी सलहज के साथ खड़ा है। यहाँ कोई खाली कमरा है? अभी तो गेस्ट रूम ही खाली पड़ा है सर, भीतर 2 कुर्सियां भी मौजूद हैं। गुड, चलो जरा ईशान से बात करते हैं चलकर। तत्पश्चात एसीपी अमिताभ मुखर्जी और अधिसवाल के साथ डीसीपी अल्फोंसे गेस्ट रूम के सामने खड़े ईशान और आरुषि की तरफ बढ़ चला। उन दोनों ने जब उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो चुप हो गए। ईशान जैन डीसीपी ने नजदीक पहुंचकर पूछा, जी हाँ, मैं ही हूँ। हमें आपके पिता की मौत का बहुत अफसोस है ईशान, और ऐसी दुहक की घड़ी में हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना तो आप भी समझते होंगे कि मामले को समझने के लिए हमारा आपसे सवाल जवाब करना कितना जरूरी है। आई अंडरस्टैंड सर, पूछिए जो पूछना चाहते हैं। कहीं बैठकर बात करें तो कैसा रहेगा? ठीक है, आइए कहकर गेस्ट रूम के अंदर जाने के बजाय वह अगले दरवाजे तक पहुंचा। फिर उसे खोलकर तीनों को भीतर आने का इशारा कर दिया। वह मरने वाले का स्टडी रूम था, जिसका साइज 12 गुना 15 का रहा हो सकता है। भीतर 2 बुक सेल्फ, फाइलिंग कैबिनेट, एक बड़ी मेज जिसके दूसरी तरफ एक रिवॉल्विंग चेयर और इस तरफ 3 बिना पहिए वाली कुर्सियां रखी हुई थीं। ईशान ने उन कुर्सियों को घुमाकर उनका रुख एक दूसरे की तरफ किया, फिर डीसीपी की तरफ देखकर बोला, प्लीज बैठिए। थैंक यू। डीसीपी अल्फोंसे और एसीपी मुखर्जी बैठ गए। आप भी बैठिए, ईशान ने एसआई अधिसवाल से कहा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ सर, थैंक यू। सुनकर तीसरी कुर्सी पर वह खुद बैठ गया। आप ईशान जैन हैं, मरने वाले के बड़े लड़के हैं ना? जी हाँ। घर में और कौन कौन है इस वक्त? बाहर का तो बस मेरा साला अमित और उसकी वाइफ आरुषि है, जिसे आप लोगों ने मेरे साथ खड़े देखा होगा। कब से हैं वो दोनों यहाँ पर? आज 5वां दिन है। 28 को आए थे, उसी रोज वापस लौट रहे थे, लेकिन 31 को यहाँ पार्टी होने वाली थी, इसलिए मैंने जिद करके रोक लिया था। बाकी लोगों में कौन हैं? मेरी वाइफ अंजना जैन, बेटा बिट्टू, छोटा भाई आभास जैन, उसकी वाइफ मणिका और एक बेटा गुड्डू। इसके अलावा हमारी विधवा बुआ हैं, जिनका नाम सावित्री है। वह कई सालों से हमारे साथ ही रह रही हैं। रात की पार्टी के बारे में बताइए। छोटी सी पार्टी थी सर, लेकिन 2 फैमिली फ्रेंड बराबर बुलाए गए थे, जिनमें से एक अमित भार्गव थे जो इसी इलाके से पार्षद हैं और मेरे दोस्त भी हैं। दूसरे स्वीड कौशिक साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं और पापा के खास दोस्त भी थे, वह दोनों ही अपने अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे थे। नौकर कितने हैं? ड्राइवर और गार्ड्स को मिलाकर 10, जिनमें से 2 दशवान हैं। एक ड्राइवर है जो पापा की गाड़ी चलाता था। बाकी सब हाउस होल्ड में ही अलग अलग काम करते हैं। बाहर एक कम उम्र लड़की दिखी थी मुझे, जिसके बारे में पता लगा है कि यहाँ सबसे नई वही है।
लवन्या निक नेम लवली है। हाँ, उसे यहाँ आए बस 6 महीने ही हुए हैं। लाने वाला कौन था? या किसी प्लेसमेंट सर्विस के जरिए हायर किया था? नहीं, डगस महाराज लेकर आया था। उसे रहने वाली भी उसके गांव की ही थी। उसने बताया था कि लवन्या अनाथ है और चाचा के घर में पल बढ़कर बड़ी हुई है। सबका पुलिस वेरिफिकेशन तो करा ही रखा होगा आपने? जी, नहौल में बैठे रहे थे। फिर सबसे पहले अमित और आरुषि उठकर गेस्ट रूम में गए। उसके बाद 10 से 15 मिनट में बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरों में सोने चले गए और नौकर उसके बाद भी रुके थे। क्योंकि सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा ड्राइंग रूम पूरी तरह साफ किया जा चुका था, जो कि उन लोगों ने सुबह सुबह नहीं किया हो सकता। आप लोगों का फोम का बिजनेस है? जी हाँ, दरियागंज में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से हमारी फर्म है, जबकि फैक्ट्री साहिबाबाद में है। पापा उसी के 2 पार्टनर्स में से एक थे। दूसरा कौन? हमारे अंकल आकाश जैन। उनका मुकाम कहाँ है, या वह भी यहीं रहते हैं? नहीं, हमारे साथ नहीं रहते। फिर यहां डी ब्लॉक में रहते हैं। उनकी फैमिली में और कौन है? आंटी हैं, एक बेटी भी, लेकिन वह कनाडा में रहती है। शादीशुदा? जी हाँ। दोनों भाइयों में निभती कैसी थी? अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई झगड़ा फसाद वाली बात भी नहीं थी। फिर एक ही फर्म में पार्टनर थे, इसलिए कह सकते हैं कि ठीक ठाक बन जाया करती थी, वरना तो धंधा कर पाना ही मुश्किल हो जाता। अच्छी ना बनने की कोई वजह? हमारी बुआ सावित्री अग्रवाल। मैं समझा नहीं। मथुरा रोड पर पलवल के आसपास फूफा जी ने आइसक्रीम बनाने की बड़ी फैक्ट्री लगाई थी, जो उन्होंने पूरी की पूरी लोन पर खड़ी की थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि फैक्ट्री लगातार घाटे में जाने लगी और एक रोज उस पर ताला पड़ गया। तब तक कर्ज भी बहुत चढ़ चुका था उन पर। जो कंपनी चल रही थी तो कोई वसूलने नहीं आया, मगर ताला पड़ते ही कर्जदारों का तांता लग गया। खास तौर से अलग अलग बैंक के रिकवरी एजेंट्स ने फोन कर करके उनका जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि वे लोग बस उन्हीं को फोन नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे रिश्तेदारों को भी करते और उनसे कहते कि सुमित अग्रवाल चोर है, लुटेरा है, जो उनका पैसा हड़पना चाहता था। गालियां भी देते थे, जिसके बाद गुस्से में आए रिश्तेदार फूफा जी को फोन करके खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते थे। नतीजा ये हुआ कि वह गहरे डिप्रेशन में चले गए और एक दिन उसी के हवाले आत्महत्या कर ली। आपके पिता या चाचा ने कोई मदद नहीं की? पापा बराबर कर सकते थे, मगर हुआ ये कि मदद मांगने वह चाचा के पास पहुंच गईं। क्योंकि शुरू से ही अंकल उनके ज्यादा करीब थे, मगर अंकल ने ये सुनकर अपने हाथ खड़े कर दिए कि मदद की दरकार लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी। पूरे 7 करोड़ का कर्जा था फूफा जी पर, जिसकी भनक अंकल ने मेरे पापा को भी नहीं लगने दी, जो कि अगर लग गई होती तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आया होता। और बुआ जी भी अंकल के मुंह से इनकार सुनकर इतनी दुहखी हुई कि मेरे पापा के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें लगा कि उस इनकार में दोनों भाइयों की हामी थी। आखिर एक ही फर्म के पार्टनर जो थे सुमित अग्रवाल के सुसाइड कर लेने के बाद क्या हुआ? एक बहुत अच्छी बात हुई, और वह ये थी कि फूफा जी ने 5 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा था, जिसके 2 पेंडिंग प्रीमियम उन्होंने अपनी मौत से बस 15 दिन पहले ही भरे थे। मतलब सुसाइड की असल वजह कर्ज चुकाना था। लगा तो वही था, तभी तो उतने बुरे वक्त भी प्रीमियम भरना उन्हें याद आ गया। कंपनी वालों ने ऐतराज नहीं किया, कोशिश बराबर की थी।
क्योंकि दोनों प्रीमियम इकट्ठे भरकर आत्महत्या करने के पीछे फूफा जी की होशियारी उनसे छिपी नहीं रहने वाली थी। मगर उनकी चल नहीं पाई, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंचते ही उसकी सुनवाई बुआ जी के हक में हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि वह बीमा 15 सालों से ज्यादा पुराना था और पहले कभी कोई प्रीमियम डिले नहीं हुआ था। जबकि उसके प्रावधानों के मुताबिक अगर इंश्योरेंस लेने के 2 साल बाद भी फूफा जी ने सुसाइड कर लिया होता तो क्लेम के पैसे बुआ जी को मिलकर रहने थे। सच पूछिए तो वकील का वह इकलौता तर्क ही कोर्ट में कबूल हो गया। यूं 5 करोड़ की भरपाई हो गई, बाकी के 2 करोड़ का क्या हुआ? उससे पहले एक और जरूरी बात सुन लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि पापा और अंकल में अच्छी क्यों नहीं निभ रही थी। ठीक है, बताइए। हुआ ये कि फूफा जी की मौत के बाद जब अंकल और पापा उनके घर पहुंचे तो बुआ ने अंकल की जी भर कर लानत मलानत की और उन्हें धक्का देकर ये कहते हुए अपने घर से निकाल दिया कि जो भाई उनके बुरे वक्त में काम नहीं आया उसकी वह शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तभी पापा को मालूम पड़ा कि वह मदद के लिए अंकल के पास जाकर निराश लौट आई थीं। ओह, आगे हुआ ये कि अपना घर उन्होंने 1 करोड़ में बेच दिया और बाकी का 1 करोड़ पापा ने दिया फिर उसी दिन। आज से करीब 5 साल पहले पापा बुआ जी को यहाँ ले आए और तभी से वह हमारे साथ ही रहती हैं। कोई औलाद नहीं है? नहीं है। आपके अंकल कहीं इस बात पर तो आपके पापा से खफा नहीं थे कि उनकी बेइज्जती करने वाली बहन को उन्होंने अपने घर में आसरा दे दिया? जी हाँ, यही बात है। आप दोनों भाई क्या करते हैं? पापा का बिजनेस में हाथ बंटाते थे, बल्कि एक तरह से ये कह लें कि हम दोनों मिलकर ही कंपनी चला रहे हैं, क्योंकि पापा और चाचा दोनों ही लंबी बीमारियों से जूझ रहे थे। भूपेंद्र जी को कोई बीमारी थी, कई थीं, जिनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि 80% आर्टरी ब्लॉक हो चुकी थी। 2 मेजर अटैक झेल चुके थे। दूसरे वाले के बाद उनका एंजियोप्लास्टी भी कराया जा चुका था। बाकी शुगर, बीपी जैसी अलामतें तो थी ही, मगर कौन जानता था कि एक बीमार आदमी अपनी बीमारी की बजाय किसी और वजह से। आगे के शब्द रुदन में बदल गए। डीसीपी ने कुछ देर इंतजार किया, फिर जब ईशान शांत हो गया तो उसने पूछा, आप लोगों ने दरवाजा तोड़कर खोला था, यानी आपको उनके साथ कुछ बुरा हो चुका होने का अंदेशा बराबर था। ऐसे में पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? 2 वजहों से नहीं किया। पहली बात तो ये कि हम कितना भी बुरा क्यों न सोच लेते, आखिर यही समझ में आता कि उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ गया था। हालांकि एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी रेगुलर जांच चल रही थी और डॉक्टर यकीन के साथ कह रहे थे कि उस किस्म का कोई खतरा अब उन्हें नहीं था, और अगर उन्हें दौर ही पड़ा था तो उसमें पुलिस भला क्या कर सकती थी। दूसरी वजह ये थी कि उससे थोड़ी देर पहले हम बगल के गेस्ट रूम का दरवाजा बस तोड़ते तोड़ते हटे थे, और उस वक्त हम ये तक सोच बैठे थे कि अमित और आरुषि के साथ कुछ बुरा घटित हो गया था। लेकिन दोनों जब एकदम भले चंगे मिले तो उसके बाद पापा के कमरे का दरवाजा भी ये सोचते हुए तोड़ दिया कि जो अमित और उसकी बीवी के साथ हुआ था उसी के शिकार पापा भी हो गए, और वह कुछ हमारी निगाहों में रात के खान पान की प्रॉब्लम भर थी। गेस्ट रूम वाला किस्सा जरा डिटेल्स में बताइए, वहां का दरवाजा तोड़ने की नौबत क्यों आई? जवाब में उसने पूरी कहानी सुना दी। एक काम कीजिए ईशान। क्या सर? हम फॉरेंसिक वालों से कह देते हैं कि वह मिस्टर अमित और उनकी वाइफ का ब्लड सैंपल ले लें, ताकि ये पता लग सके कि असल में उन दोनों के साथ क्या हुआ था। अरे अब एकदम ठीक हैं वो लोग। हाँ, मैंने देखा था, लेकिन क्या पता जो होते होते रह गया था।
उसी का कोई बड़ा असर आपके डैड पर हुआ हो, जिसे अपनी बीमारी के कारण वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए डीसीपी साहब, मगर सच यही है कि आपकी बात मुझे बचकानी लग रही है। अगर आपने लाश नहीं देखी है अभी तक, तो जाकर एक नजर डाल लीजिए। फिर आप खुद समझ जाएंगे कि उनकी मौत फूड पॉइजनिंग से हुई नहीं हो सकती। देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी ने बम से उड़ा दिया हो। कैसे, जबकि आप कहते हैं कि दरवाजा भीतर से बंद था, कहते हुए उसने ईशान की आंखों में झांका या नहीं था? था। और ये भी सच है कि हमने उसे तोड़कर ही खोला था। फिर इतने सारे लोग हैं परिवार में, नौकर चाकर भी हैं जिनकी आंखों के सामने उस काम को अंजाम दिया गया था। आपके उस बात पर कोई शक हो तो सबसे पूछताछ करके अपनी तसल्ली कर लीजिए। जहां हमें आपके कहे पर यकीन है, और मैं डेड बॉडी भी देख चुका हूं। अच्छी बात है, अब बताइए उनकी मौत कैसे हुई है? मैं नहीं जानता, लेकिन फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है और वे लोग पक्का कुछ न कुछ खोज निकालेंगे। मतलब इस स्टेज पर तो उसे कत्ल का मामला भी करार नहीं दिया जा सकता। कत्ल हुआ हो भी नहीं सकता, क्योंकि दरवाजे की कुंडी बहुत मजबूत है और वह भीतर से बंद थी, या कि बाहर से दूसरा कोई आवागमन का रास्ता वहां नहीं है, खिड़की या रोशनदान तक नहीं। तो फिर यकीन क्यों नहीं लेते कि जो हुआ है वह खान पान का ही असर था? मैं यकीन करना चाहता हूं, मगर कर नहीं पा रहा, क्योंकि आप जितना भी उल्टा सीधा क्यों न खा लें, वह आपकी बॉडी में इतना बड़ा धमाका नहीं कर सकता कि आपके चिथड़े उड़ जाएं। आपको अपने साले और सलहज का ब्लड सैंपल देने से ऐतराज है? नहीं, क्यों होगा? बल्कि उन्हें भी नहीं होगा। मैं तो बस ये कह रहा था कि पापा की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं हो सकती। चलिए वही सही, तो मैं अपने ऑफिसर को बोल दूं ताकि वह फॉरेंसिक को कह दे सैंपल लेने के लिए, या पहले आप बात करेंगे दोनों हस्बैंड वाइफ से? मैं कर लेता हूं, मेहमान हैं, क्या पता बुरा मान जाएं। बल्कि एक छोटा सा काम करने को आप लोग तैयार हो जाएं तो हमें किसी असुविधा का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। क्या? अभी जब फॉरेंसिक टीम यहां से जाने लगेगी तो मैं सबके सामने आपको आरुषि की सुस्त हालत बताकर कह दूंगा कि उसका ब्लड सैंपल लेकर चेक कर लीजिए कि क्या हुआ था। मेरा साला जानता है कि मैं इस तरह अक्सर उसे परेशान करता रहता हूं, इसलिए बात वहीं तक सीमित रह जाएगी। ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कहकर डीसीपी ने अगला सवाल किया। आपके पिताजी की मौत के बाद अब उनकी जायदाद पर किसका कब्जा होगा, या किस किसका होगा? उन्होंने कोई वसीयत रखी है या नहीं? मैं नहीं जानता, लेकिन बेटे उनके दो ही हैं, तो और किसको मिलेगी उनकी संपत्ति? क्या पता कोई वसीयत कर रखी हो? अगर कर रखी है तो हो सकता है उसमें बुआ जी के भी नाम का जिक्र निकल आए, मगर उनके आगे पीछे कोई और नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ तो नहीं ही छोड़ा होगा। यानी आपके चाचा को उनकी मौत से कोई फायदा नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। ख्याल से? अगर विल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। निभती कैसी थी आप लोगों की जैन साहब के साथ? उस बारे में मैं बस इतना कहूंगा कि पापा आज भी हम दोनों भाइयों को कभी भी कहीं भी डांट फटकार लगा देते थे और हम अपनी जुबान बंद रखते थे। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब हासिल हो गया होगा। जी हाँ, अब आखिरी सवाल पूछिए। किसी के साथ कोई दुश्मनी, जिया झगड़ा, या इससे मिलती जुलती कोई दूसरी बात?
जिसके कारण हमारी उम्मीद के खिलाफ किसी ने उनका कत्ल कर दिया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ईशान साहब, अब बाहर चलते हैं। हालांकि हमें घर के बाकी लोगों से भी सवाल जवाब करने हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे, क्योंकि समझ सकते हैं कि आप लोग इस वक्त गहरे शौक में हैं। थैंक यू। तत्पश्चात वह वहां से बाहर निकल गए। इतनी कहानी सुनाकर मेरे सामने बैठी सावित्री अग्रवाल खामोश हो गई। फिर उसने पहले से सर्व किए हुए पानी के गिलास को उठाया और गटागट एक सांस में खाली कर गई। उसके बाद क्या हुआ? फॉरेंसिक वालों ने अपना काम पूरा किया। फिर जैसा कि ईशान पहले ही डीसीपी के साथ योजना बना चुका था, उसने सबके सामने अमित और आरुषि के ब्लड सैंपल लेने को बोल दिया। दोनों चाहकर भी मना नहीं पाए। हालांकि आरुषि को उस बात पर गुस्सा बहुत आया था, जिसे उसने छिपाने तक की कोशिश नहीं की। भीतर कमरे में हुई बातों की खबर आपको कैसे लगी? एकदम से नहीं लगी, टुकड़ों में लगी। कभी ईशान ने कुछ बता दिया, तो कभी पूछताछ के दौरान केस के इंचार्ज आदित्य अहिस्वात ने ईशान की कही बातों को वेरीफाई करने के लिए मुझसे सवाल कर लिया। खासतौर से मेरे पति के आत्महत्या वाले मामले में फॉरेंसिक वालों के हाथ कुछ नहीं लगा। जहां तक वो और पुलिस दोनों ही उलझ कर रह गए हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि भैया का पैसा बुरा हुआ तो आखिर हुआ कैसे। कमरा भीतर से बंद नहीं मिला होता तो एक बार को हम उनका कत्ल हुआ होने की बात पर विचार कर सकते थे, मगर बंद कमरे की मिस्ट्री ऐसी थी विक्रांत, जिसे कत्ल के महीने भर बाद भी पुलिस बस सुलझाने में ही जुटी हुई है। यहाँ तक कि उनका विसरा परीक्षण भी करा लिया गया, मगर कुछ पता नहीं लगा। उनका पेट तो जैसे जादू के जोर से फाड़ डाला किसी ने। यहाँ तक कि मैं कई बार भूत प्रेतों पर विचार कर कुछ तांत्रिकों से भी मिलाई, लेकिन वो सब बस पाखंडी ही साबित हुए। कोई कहता था घर में किसी अजन्मे बच्चे की आत्मा भटक रही है, तो किसी ने बताया कि हमारे खानदान में हुई एक अकाल मृत्यु उसके लिए जिम्मेदार थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन द इम्पॉसिबल मर्डर का रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। आगे की कहानी में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे जो अब तक की सारी धारणाओं को बदल देंगे। अगर आप सिर्फ ऑडियो सुनना चाहते हैं तो मुका या स्नैपट्यूब जैसे ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।